हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th की पहली पाठ्य पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आज इसी क्रम में आपका यहाँ पर अध्याय दूसरा है। यहाँ पर हम संरचना तथा भू आकृति विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की धरातलीय व अधिस्थलीय आकृतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, पृथ्वी की आयु लगभग 100 करोड़ वर्ष है। सेकंड, पृथ्वी की धरातलीय व अधिस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में अंतर्जात व बहिर्जात बलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला है, पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान में जो भी रिसर्च हुई है, वर्तमान में जो भी आकलन किए गए हैं, अनुमान लगाए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग अपनी पृथ्वी की जो आयु है वो 40 करोड़ वर्ष आंकी गई है, ना कि 100 करोड़ वर्ष। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। पृथ्वी के धरातल पर या इसकी जो आप अधस्थलीय आकृतियां देख रहे हैं, उनके बनने के पीछे अंतर्जात और बहिर्जात बलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंतर्जात बलों में आपके पटल विरूपण बल है, आकस्मिक बल आ जाते हैं, जैसे आपका ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ, भूकंप हुआ आपका, तो ये सब क्या है, अंतर्जात बलों में आ जाते हैं। बहिर्जात बलों में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ये सब बहिर्जात बलों में आ जाते हैं। हम जो सेकंड वाली पुस्तक है आपकी क्लास 11th की, वहां पर इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है कि पृथ्वी की धरातलीय और जो अधिस्थलीय आकृतियां हैं, इनकी रूपरेखा निर्धारण में अंतर्जात और बहिर्जात बलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा चट्टानें हैं जो आपकी, तो पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों और मिट्टियों में भिन्नता जो होती है वो धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। देखिए, चट्टानें और मिट्टी ये आपस में संबंधित हैं, क्योंकि असंगठित चट्टानें जो हैं वास्तव में ये मिट्टियां ही हैं, और इनके स्वरूप में भिन्नता जो है वो धरातलीय स्वरूप के अकॉर्डिंग है। यानी मान लीजिए कहीं पहाड़ी है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर रेगिस्तान है, तो उसके अकॉर्डिंग मिट्टियों में भी भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है, तो आंसर है पहले का भी, केवल 2 और 3। दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप की उत्पत्ति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पैंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। अगला है, समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवाना लैंड के विभाजन तथा उसके एक भाग के उत्तर में प्रभाव के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। देखिए, बात करें, अगर मैं आपको यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेट करने का प्रयास कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, पहले कोई एक ऐसा भूखंड था आपकी समूची पृथ्वी पर, जो आप अलग अलग महाद्वीप देख रहे हैं, पहले कोई अलग अलग महाद्वीप नहीं थे, केवल इस तरह सा एक भूखंड था, और बाद में इसका विभाजन हो जाता है, ऐसे करके विभाजन हो जाता है। ऊपर वाला जो हिस्सा था वो अंगारा लैंड या फिर लॉरेंसिया जिसको बोला जाता था, अंगारा लैंड या फिर लॉरेंशिया। वहीं ये नीचे वाला जो हिस्सा जो था वो गोंडवाना लैंड था, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। नीचे वाला जो हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड था, ऊपर वाला अंगारा लैंड था। देखिए, अंगारा लैंड का पुनः फिर से विभाजन होता है, और अंगारा लैंड का जो विभाजन होता है, इससे आपके यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड बनते हैं। वहीं जब गोंडवाना लैंड का विभाजन होता है, तो गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर गोंडवाना लैंड के विभाजन से बनते हैं। तो हम लोगों का जो प्रायद्वीपीय भारत बना है वो गोंडवाना लैंड वाला जो पार्ट है इसका पेंजिया, यानी पेंजिया पूरे को कहते थे, इसको पूरे भाग को पेंजिया बोला जाता था। लेकिन ये भी 2 भागों में टूटा है, अंगारा लैंड में, गोंडवाना लैंड में। तो हम लोगों का जो प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है वो गोंडवाना लैंड से हुआ है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। तो यहां पर यह भी बताया गया है कि समय के जो विभिन्न कालखंड रहे हैं, इनमें गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हुआ है, और उससे आप ये देखेंगे उसके विभाजन से हमारा भारतीय भूगर्भिक संरचना जो है इसका विकास हुआ है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर 1 और 2 कथन दोनों ही सही है, तो आंसर है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। तीसरा प्रश्न है आपका, भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर
आधारित हैं। प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत मालाएं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, भारतीय द्वीप समूह। देखिए, भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की भिन्नता के आधार पर आपका जो भारत है इसको 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपका प्रायद्वीपीय आ जाता है, हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आ जाती हैं, और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान आ जाता है। भारतीय द्वीप समूह इस विभाजन में शामिल नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का ए वाला, केवल 1, 2 और 3। चौथा प्रश्न है आपका, भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन सेलों से बना है? बेसाल्ट, नाइस, डोलोमाइट, ग्रेनाइट। कैम्ब्रियन कल्प से आपका प्रायद्वीपीय भूखंड है एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है, और यह मुख्यतः प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना है, जिसको नीस भी कहते हैं, और प्राचीन ग्रेनाइट जो चट्टान है इनसे मिलकर ये बना हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का डी, केवल 2 और 4। पांचवा प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? कर्बी एंगलोंग का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला और थार का मरुस्थल, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिवालिक। प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत अरावली पहाड़ियां आ जाती हैं। इसमें आपका जो उत्तर पूर्व का कर्बी एंगलोंग और मेघालय का पठार है यह भी इसमें आ जाता है। थार का मरुस्थल भी इसमें आ जाता है। छोटा नागपुर का पठार जो है वो भी इसमें शामिल है। हालांकि शिवालिक वाली जो श्रृंखला है वो हिमालय में आती है, न कि प्रायद्वीपीय भारत में। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का सी, 1, 2, 3 और 4। छठवां प्रश्न है आपका, भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी हुई है। सेकंड, मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कर्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। देखिए, पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय खंड की जो उत्तरी सीमा है ये कटी फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना और गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक ये जाती है। जो आपका मालदा भ्रंश है, इसको मालदा ग्रेप के नाम से जाना जाता है, ये आपकी उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और असम के कर्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। वास्तव में जो मेघालय है और असम का जो पठार है ये छोटा नागपुर पठार का ही भाग है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ की जो नदी घाटियाँ हैं ये उथली हैं। उथली होने का रीजन यही है क्योंकि जो आपका जो प्रायद्वीपीय खंड है ये कठोर नाइस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसके अलावा जो भी आपकी प्रायद्वीप वाली नदियाँ हैं ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नहीं निकलती हैं। अगर नदियाँ ऊंचे पहाड़ों से निकलती हैं, जैसे हिमालयी नदियाँ देख लें, तो उनका वेग बहुत ज़्यादा प्रचंड होता है और वेग प्रचंड होने की वजह से वो अपनी घाटियों को लगातार अपरदित करती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भाग की जो नदियां हैं किसी ऊंची पहाड़ी से नहीं निकलती हैं। इसी वजह से नदियां जो हैं अपनी घाटियों को ज़्यादा काट नहीं पाती हैं या ज़्यादा गहरा नहीं बना पाती हैं। इसी वजह से ये नदियां उथली हैं और उनकी प्रवणता भी कम है क्योंकि उनमें पानी कम होता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न है अब आपका, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना कठोर एवं स्थिर है। अगला है, यह पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित है। देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें इसका प्रायद्वीपीय खंड से और हिमालय पर्वत श्रृंखला का कंपैरिजन करें तो हम ये पाते हैं जो आपका प्रायद्वीपीय खंड था ये आपका कठोर था और स्थिर था। इसके विपरीत जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हैं, इनकी भूवैज्ञानिक संरचना जो है वो तरुण है, दुर्बल है और लचीली है। कठोर नहीं है, तरुण है, दुर्बल है और ये क्या है, लचीली है इनकी संरचना। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। वर्तमान समय में भी ये जो है बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप ये देखेंगे इनमें वलन, भ्रंश और छेप बनते हैं। इन पर्वतों की जो उत्पत्ति है ये विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। आपको आज भी यहाँ पर इस क्षेत्र में भूकंपों की अनुभूति हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है, तो आंसर है 7वें का बी, केवल सेकंड। 8वां प्रश्न है आपका,
हिमालय पर्वत अभी भी युवावस्था में है, इसका प्रमाण है क्या है? गार्ज, वी आकार की घाटियां, छिद्रकाएं, जलप्रपात, ब्लॉक पर्वत। देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज भाव वाली नदियां इसे अपरदित करती हैं और इस वजह से यह पर्वत अभी भी युवावस्था में है। गार्ज, वी आकार की घाटियां, छिद्रकाएं, जलप्रपात इसके एग्जाम्पल हैं, यानी उदाहरण हैं। वहीं जो ब्लॉक पर्वत है ये प्रायद्वीपीय संरचना से जुड़ा हुआ है। ब्लॉक या अवरोधी पर्वत बोलते हैं। इनका निर्माण जो होता है वो तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा होता है। खिंचाव की वजह से धरातली भागों में दरार या फिर भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग जो होता है नीचे धंस जाता है। और इस प्रकार दरारों के समीप जो ऊंचा उठा भाग होता है उसको ब्लॉक पर्वत का नाम दिया जाता है। तो ब्लॉक पर्वत आपका जो है आपके हिमालय से नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि प्रायद्वीपीय खंड से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का ए वाला। केवल 1, 2, 3 और 4। 9वां प्रश्न है आपका, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के चरण में हुआ था। इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं। देखिए, वर्तमान में आप जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान देखते हैं, यहां पर कभी एक टैथिस सागर हुआ करता था। जब आपकी इंडियन प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग हुई है, उसके उपरांत ये उत्तर की ओर खिसकती गई, आगे बढ़ी है। और यहां पर पहले से एक इसके ऊपर टैथिस सागर के ऊपर यूरेशियन प्लेट थी। तो यूरेशियन प्लेट से जब आपकी इंडियन प्लेट टकराई है, तो टकराने के उपरांत क्या हुआ है, टैथिस सागर के जो अवसाद थे, इन अवसादों में वलन पड़ गया है और वलन पड़ने से हिमालय की उत्पत्ति हो गई है। वहीं यहां पर एक गर्त भी क्रिएट हो गया है और जो गर्त क्रिएट हुआ है उस गर्त को भरने का काम हिमालय से जो बाद में नदियां निकली हैं उन्होंने किया है। उन्होंने अपने अवसादों से इस गर्त को पाट दिया है, तभी तो इसे भू अवनति गर्त की संज्ञा दी गई है। वास्तव में जो भू अवनति गर्त है वही वर्तमान में आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि यह एक भू अवनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के चरण में हुआ था। यानी कि हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है। और ये जो गड्ढा है आपका भू अवनति गर्त जो है, इसको हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों ने अपने साथ जो अवसाद लेकर आई उनसे इसे पाटा है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं, तो आंसर है आपका सी, नहीं 9 का सी, 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, शिवालिक। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, क्योंकि ये वर्ष भर लगातार बर्फ से ढकी रहती है। तो इस वजह से इसको हिमाद्री या महान हिमालय या बृहद हिमालय या फिर इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का बी, यानी बृहद हिमालय या महान हिमालय। 11वां प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय या ग्रेट हिमालय में स्थित है? कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, अन्नपूर्णा। महान हिमालय के अंतर्गत 9 प्रमुख शिखर आते हैं, जिनमें से आपका एक कंचनजंगा जो कि आपके भारत के सिक्किम में अवस्थित है। इसके अलावा जो K2 है, इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ये पार हिमालय का पार्ट है, ना कि महान या फिर बृहद हिमालय का, यानी ये पार हिमालय का पार्ट है। K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखना, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एवरेस्ट के बाद ये दुनिया की 2nd नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट आपका महान हिमालय का पार्ट है और ये आपका नेपाल में पड़ता है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। अन्नपूर्णा आपकी कहां पर है? ये भी आपकी नेपाल में है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 1, 3, 4 और 5, क्योंकि यहां पर K2 महान हिमालय में नहीं आता है बल्कि पार हिमालय में आता है। तो आंसर है 11 का सी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं? काराकोरम, धौलाधार, जास्कर, पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम हुई, लद्दाख हुआ और जास्कर हुआ, पीर पंजाल हुआ। धौलाधार जो है ये हिमाचल हिमालय या फिर
लघु हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 12 का बी, केवल 1, 3 और 4। कश्मीर हिमालय का जो उत्तर पूर्वी भाग है, जो बृहद हिमालय और कराकोरम श्रेणियों के बीच में स्थित है, ये एक ठंडा मरुस्थल है। तो यहां पर आपका 12 का सही आंसर है बी वाला। 13वां प्रश्न है आपका, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच, बृहद हिमालय और जास्कर के बीच, कराकोरम और लद्दाख के बीच, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। इसके अलावा इस क्षेत्र में दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बलटोरो और सियाचिन, वो भी यहीं पर हैं। बलटोरो और सियाचिन भी इसी क्षेत्र में ही हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका ए वाला। 14वां प्रश्न है आपका, हिमालय के प्रमुख दर्रों और उनकी पर्वत श्रेणियों के संबंध में नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में दर्रे दिए हुए हैं, सूची 2 में पर्वत श्रेणी है। जोजिला, बृहद हिमालय में आपका जोजिला पड़ता है। बनिहाल, बनिहाल आपका जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। फोटुला, फोटुला जो है आपका जास्कर श्रेणी में पड़ता है। ये खरदुंगला जो है ये लद्दाख श्रेणी में पड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 14 का बी, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। 15वां प्रश्न है आपका, कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? दोआब, दून, करेबा, बुग्याल। कश्मीर हिमालय में जो आपकी हिमनद चिकनी मिट्टी है और दूसरे पदार्थों का जो हिमोड मोटी परत का निक्षेप जो होता है, इसको करेवा के नाम से जाना जाता है। करेवा जो है यहां पर केसर की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है, यानी इसमें केसर की खेती या फिर जाफरान जिसको कहते हैं, इसकी खेती की जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का सी वाला। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। दून का मतलब क्या है? शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कई समतल संरचनात्मक घाटियां होती हैं जिनको दून या फिर द्वारबी कहते हैं। बुग्याल जो होते हैं इनको घास के मैदान कहा जाता है, पहाड़ी घास के मैदान, जो कि उत्तराखंड में बुग्याल बोले जाते हैं, बुग्याल या प्यार के नाम से बोले जाते हैं। तो यहां पर आपका 15 का सही आंसर है सी वाला। 16वां प्रश्न है आपका, कश्मीर हिमालय की प्रमुख झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? डल झील, मीठे पानी की झील, वुलर झील, खारे पानी की झील, पैगोंग सो झील, खारे पानी की झील, सोमरीरी झील, मीठे पानी की झील। देखिए, डल झील और वुलर झील ये दोनों अलबड़ झीलें हैं, यानी कि मीठे पानी की झीलें बोली जाती हैं। वहीं आपकी पैगोंग सो और सोमरीरी ये लवड़ी झीलें हैं, ये लवड़ झील हैं। तो यहां पर डल झील जो है ये मीठे पानी की झील है, जबकि यहां पे वुलर झील के आगे लिखा हुआ है खारे पानी की झील, जो कि गलत है। पैगोंग सो आपकी खारे पानी की झील है और सोमरीरी के यहां पे लिखा हुआ है मीठे पानी की झील, जो कि ये भी गलत है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 1 और 3, यानी 16 का ए वाला। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह क्षेत्र का संबंध कश्मीर हिमालय से है? झेलम, चिनाब, ब्यास, सिंधु। देखिए, यहां पर सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम और चिनाब इस क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। यहां पर आपका ब्यास इसमें नहीं आती है। ब्यास जो है हिमाचल हिमालय के अंतर्गत आ जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 1, 2 और 4। तो आंसर है 17 का सी, केवल 1, 2 और 4। 18वां प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार शरीफ हिमालय के कौन से उपखंड में है? हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। देखिए, आपके प्रसिद्ध तीर्थ स्थान वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार शरीफ हिमालय, तो ये चरार शरीफ जो है ये हिमालय के कश्मीर या फिर उत्तरी पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 18 का डी वाला। 19वां प्रश्न है आपका, कश्मीर हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला है, इस क्षेत्र के उत्तर में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं। डल झील श्रीनगर में अवस्थित है। देखिए, जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है ये चिनाब नदी के किनारे नहीं बल्कि ये झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। वहीं
इस क्षेत्र के उत्तर में नहीं बल्कि इस क्षेत्र के दक्षिण में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं जिनको दून कहा जाता है। जैसे पठानकोट दून, जम्मू दून, ये आपकी घाटियां हैं। तो ये उत्तर में नहीं पाई जाती हैं बल्कि इसके दक्षिण में पाई जाती हैं। डल झील जो है ये श्रीनगर में अवस्थित है और ये आपकी मीठे पानी की झील है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 19 का ए, केवल तीसरा वाला। 20वां प्रश्न है आपका, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में चिनाब नदी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है। सेकंड, यह क्षेत्र भारत के दो मुख्य नदी तंत्रों सिंध और गंगा द्वारा अपवाहित है। अगला है इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और दून हैं। देखिए, बात करें हम हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की, तो हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में चिनाब नदी के द्वारा नहीं बल्कि रावी नदी और पूर्व में घाघरा की सहायक नदी है काली नदी, इसके बीच में स्थित है। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यह क्षेत्र हिमालय की जो दो मुख्य नदी तंत्र हैं, इसमें सिंधु की सहायक नदियां हैं और गंगा की सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा यह क्षेत्र अपवाहित है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों में शिवालिक दून है और यहां पर कुछ महत्वपूर्ण दून चंडीगढ़ काल का दून है, नालागढ़ दून है, देहरादून है, हरके दून है, कोटा दून है। इसमें देहरादून जो है वो सबसे बड़ी घाटी है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 20 में का बी वाला, केवल 2 और 3। 21वां प्रश्न है आपका, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किस नदी का अपवाह क्षेत्र नहीं है। रावी, घाघरा, झेलम, सतलज, यमुना। देखिए, अभी मैंने बताया था कि ये पूरा क्षेत्र सिंध और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित है। तो सिंधु की सहायक नदियों में इसमें रावी आ जाती है, इसके अलावा ब्यास आ जाती है और सतलज आ जाती है। झेलम इसमें नहीं आती है। वहीं गंगा की सहायक नदियों में यमुना आ जाती है और घाघरा आ जाती है। तो यहां पर पूछा गया है कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र इसमें नहीं है, झेलम का नहीं है। तो सही आंसर है किसका, सी वाला, केवल 3rd। 22वां प्रश्न है आपका, हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित है। उत्तरी पश्चिमी हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं ये हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित हैं और हिमाचल में इन तीनों श्रृंखलाओं को धौलाधर, वहीं उत्तराखंड में इनको नागटिभा के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 22 का डी वाला, यानी इनको तीनों श्रृंखलाओं को हिमाचल में धौलाधर के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में इनको नागटिभा के नाम से जाना जाता है। 23वां प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय, सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय। देखिए, प्रसिद्ध फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत आती है और इसी जगह पर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में आते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 23 का ए वाला। 24वां प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है। समतल संरचनात्मक घाटियों को, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को, दोआब में स्थित घास के मैदान को। देखिए, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल का जो अर्थ है वो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को कहा जाता है और उत्तराखंड में इनको बुग्याल और पयार के नाम से जाना जाता है या फिर पयार भी इसको कहा जाता है। तो यहां पर 24 का सही आंसर है आपका सी वाला, यानी ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। 25वां प्रश्न है आपका, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है इसके पूर्व में नेपाल हिमालय और पश्चिम में भूटान हिमालय है। अगला है इस क्षेत्र में तेज भाव वाली तीस्ता नदी बहती है। अगला है यह क्षेत्र आर्किड के लिए जाना जाता है। आर्किड एक प्रकार का फूल होता है। तो देखिए, यहां पर पहला वाला कथन जो है गलत है। अगर आप दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय को देखें, मान लीजिए बीच में आपका क्या है, दार्जिलिंग और सिक्किम है, तो इसका पश्चिम वाला हिस्सा कौन सा होगा, ये वाला होगा। आप मैप में जाकर देखें, ये पश्चिम वाला हिस्सा होगा और ये पूर्व वाला हिस्सा होगा। तो नेपाल कहां पड़ता है, नेपाल इसके पश्चिम में पड़ता है और भूटान जो है इसके पूर्व में पड़ता है।
जबकि ये बात यहाँ पे गलत लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके पूर्व में नेपाल, नहीं, इसके पूर्व में नेपाल नहीं पड़ता है, बल्कि नेपाल इसके पश्चिम में पड़ता है और पूर्व में इसका क्या है, भूटान पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में तेज भाव वाली तीस्ता नदी और कंचनजंगा जैसी चोटियां और गहरी घाटियां भी इसी में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यह क्षेत्र अपने आप में काफ़ी रमणीय है, यानी कि यहाँ पर इस क्षेत्र में आपको रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात, प्राणी जात और आर्किड यानी एक किस्म का फूल होता है, ये भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 कथन सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल 2 और 3। 26वां प्रश्न है आपका, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग में मिश्रित जनसंख्या पाई जाती है। अगला है, यहाँ द्वार स्थलाकृतियां पाई जाती हैं जिनका उपयोग पशुपालन के लिए किया जाता है। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर इनके ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग में विशेष करके दार्जिलिंग रीजन में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें आपके नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां शामिल हैं, ये पाई जाती हैं। यहाँ की जो द्वार स्थलाकृतियां हैं, इनका उपयोग पशुपालन के लिए नहीं होता है, बल्कि चाय के बागान यहाँ पे लगाए गए हैं, चाय उगाने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ पर द्वार स्थलाकृतियों में चाय के बागान स्थापित करवाए। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो 26 का सही आंसर है ए वाला, केवल 1। 27वां प्रश्न है आपका, अरुणाचल हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू और नामचा वर्मा शामिल हैं। नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गार्ज बनाती है। कामेंगू, सुवनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। देखिए, पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दिफू दर्रे तक फैला है और इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पूर्व है। यहाँ की प्रमुख चोटियों में कांगतू और नामचा वर्मा शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। ये पर्वत श्रेणियां जो हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों के द्वारा विच्छेदित होती हैं। नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गार्ज बनाती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। इसके अलावा कामेग, सुबनसिरी, दिहांग दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ये 12मासी नदियां हैं और बहुत से जलप्रपात भी बनाती हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपके चारों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। 28वां प्रश्न है आपका, मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, निशी और नागा का संबंध निम्न में से किससे है। उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी चोटियां, उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां, उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाने वाली विशेष वनस्पतियां, उत्तर पूर्वी भारत में नदियों के द्वारा बनने वाले गहरे गार्ज। देखिए, ये सभी यहाँ की जनजातियां हैं और ये जनजातियां, इनमें से ज़्यादातर जनजातियां जो हैं झूम खेती करती हैं, जिसे स्थानांतरित कृषि या स्लैश और बर्न कृषि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 28 का बी वाला। 29वां प्रश्न है आपका, यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ तेज बहती हुई और गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं और ये नदियाँ बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। यहाँ का क्षेत्रीय व्यापार द्वार क्षेत्रों से होकर किया जा सकता है। उपरोक्त विशेषताएं हिमालय के किस उपखंड से संबंधित हैं। कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। देखिए, ये विशेषताएं आपके अरुणाचल हिमालय से संबंधित हैं, क्योंकि यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये तेज बहती हुई और गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों के द्वारा विच्छेदित होती हैं और यहाँ की नदियाँ बहुत सारे जलप्रपात भी बनाती हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में क्योंकि इतना ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है ये क्षेत्र, यहाँ पर जो व्यापार वगैरह है वो केवल द्वार क्षेत्रों से ही होकर किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर है 29 का सी वाला। 30वां प्रश्न है आपका, पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन से कथन असत्य हैं। पहला है, हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा पूर्व से पश्चिम है। अगला है,
यह एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है जहां अनेक जनजातियां झूम या स्थानांतरित कृषि करती हैं। देखिए, बात करें आपके पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों की, तो इनकी दिशा जो है पूर्व से पश्चिम नहीं है। पूर्व से पश्चिम का मतलब क्या होता है, यानी इस तरह की दिशा है नहीं। अगर आप मैप को देखेंगे तो आप ये पाएंगे इनकी दिशा कुछ इस तरह से है, उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा है। आपकी किताब में मैप दिया हुआ है या फिर आपके पास ऑक्सफोर्ड एटलस होगा, उसको पास में रख लिया कीजिए। तो इसमें जो भी पूर्वी हिमालय की जो पहाड़ियां हैं आपकी, तो उनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है, ना कि पूर्व से पश्चिम। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा वाला कथन यहां पर है, यह एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है जहां पर अनेक जनजातियां झूम या फिर स्थानांतरित खेती करती हैं। देखिए, यहां पर ये वाला कथन बिल्कुल सही है कि यहां पर जो है तमाम जनजातियों का निवास है और ये नीची पहाड़ियों का क्षेत्र भी है जहां पर लोग अधिकतर झूम या फिर स्थानांतरित खेती करते हैं। तो यहां पर आपका पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल पहला वाला असत्य है। तो आंसर है आपका 30 का ए, केवल एक। 31वां प्रश्न है आपका, हिमालय की पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां। देखिए, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले पटकाई पहाड़ी आती है, उत्तर से दक्षिण हम चलेंगे, ये आपका उत्तर है और नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ हम चलेंगे। तो सबसे पहले आपकी पटकाई, पी से पटकाई है। उसके बाद आपकी जो आती है नागा आ जाती है। फिर आपकी यहां पर जो पहाड़ी आएगी वो मणिपुर आएगी, मणि लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। उसके बाद आपकी जो पहाड़ी आएगी वो मिजो पहाड़ी आएगी, मिजोरम आएगी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 31 का बी वाला, यानी पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां और मिजो पहाड़ियां। तो आंसर है 31 का बी वाला। 32वां प्रश्न है आपका, बराक नदी निम्न में से किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? अरुणाचल एवं असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, असम और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देखिए, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की एक प्रमुख नदी है और बराक नदी जो है ये मेघना की सहायक नदी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 32 का डी वाला। 33वां प्रश्न है आपका, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसन कहा जाता है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। मिजोरम को मोलेसिस बेसन के नाम से भी जाना जाता है और यह मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 33 का सी वाला। 34वां प्रश्न है आपका, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मणिपुर, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है, इसको लोकटक झील कहा जाता है और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 34 का ए वाला। 35वां प्रश्न है आपका, इरावदी नदी किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, म्यांमार। इरावदी नदी जो है म्यांमार की एक प्रमुख नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां जो हैं ये चिंदमिन नदी में जाके मिलती हैं और चिंदमिन जो है ये इरावदी नदी की एक सहायक नदी है। चिंदमिन जो है इरावदी की सहायक नदी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 35 का डी वाला। 36वां प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वत की विभिन्न चोटियों एवं उनकी स्थिति के संबंध में नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ चोटियां हैं और दूसरी तरफ इनकी अवस्थिति है, कौन कौन से राज्यों में है। नंदा देवी, नंदा देवी के बारे में मैंने बताया था, ये उत्तराखंड में स्थित है। कंचनजंगा आपकी सिक्किम में है। मकालू नेपाल में है और वहीं आपका जो नंगा पर्वत है ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 36 का बी वाला। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। 37वां प्रश्न है आपका, हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने वाली विभिन्न जनजातियों और उनके निवास स्थान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जनजातियां हैं और इनकी अवस्थिति यानी कहां कहां पर ये निवास करती हैं। तो भोटिया की बात कर लेते हैं। देखिए, भोटिया जनजाति जो है ये आपके बृहद हिमालय में पाई जाती है। लेपचा जनजाति की बात कर लेते हैं। तो लेपचा जनजाति जो है आपके सिक्किम हिमालय में पाई जाती है। डफला की बात कर लेते हैं। डफला आपके अरुणाचल रीजन में, अरुणाचल हिमालय रीजन में पाई जाती है। गद्दी जो है ये धौलाधार श्रेणी में पाई जाती है। गद्दी जो यानी कि जो आपकी चरवाहा जनजाति है एक, तो ये धौलाधार श्रेणी की जनजाति है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा
और डी का पहला। तो आंसर है 37 का सी वाला। 38वां प्रश्न है अब आपका, भारत के प्रमुख दर्रों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दर्रा है और राज्य दिया हुआ है। शिवकीला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, नीति पास उत्तराखंड और लिपुलेख अरुणाचल। देखिए शिवकीला आपका सही है, शिवकीला हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, नीति पास उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा जो है ये अरुणाचल में नहीं है, बल्कि ये दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। तो यहां पर डी वाला कथन जो है गलत है। तो यहां पर सही आंसर है 38 का डी वाला। 39वां प्रश्न है आपका, उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अवनति गर्त है। यह मैदान लेटेराइट मृदा से बना हुआ है। देखिए पहला वाला कथन यहां पर सही है। आपको मैंने बताया था, जब मैंने सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बताया था, तो मैंने बताया था कि वहां पर पहले तैतीस सागर हुआ करता था। तो जो इंडियन प्लेट खिसक कर ऊपर आई है और ऊपर पहले से ही यूरेशियन प्लेट है, जब इनमें जोरदार टक्कर हुई है तो टक्कर के फलस्वरूप जो 33 सागर का अवसाद था इसमें वलन पड़ गए और वलन पड़ने की वजह से एक हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। और यहां पर जो भी स्थान रिक्त रह गया वो गर्त के रूप में रह गया, भू अवनति गर्त रह गया, जिसको हिमालय से निकलने वाली नदियों ने पाट दिया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। यह मैदान जो है ये लेटेराइट मिट्टी से नहीं बना है, बल्कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं इनके द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप लाए जाते हैं उनसे निर्मित है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है यहां पर ए, केवल एक। 40वां प्रश्न है आपका, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहां पर भारी जल भार जैसे बड़े शैल और गोलास में जमा कर देती हैं। सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। उपरोक्त विवरण किसके संबंध में है? तराई, भावर, खादर, बांगर। देखिए ये जो विवरण है आपका भावर प्रदेश से संबंधित है, यानी कि हिमालय के बिल्कुल जस्ट नीचे जो गिरिपाद, शिवालिक का गिरिपाद है, इसके समानांतर फैली हुई है श्रेणी है। और यहां पर बड़े बड़े गोलाश यानी बड़े बड़े चट्टानों के पत्थर हैं गोल गोल। तो यहां पर क्या होता है, नदियां इनके नीचे विलुप्त हो जाती हैं। नदी तो बहती रहेगी लेकिन ऊपर पत्थर होने की वजह से वो दिखाई नहीं देती है। तो ये भावर प्रदेश बोला जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 40 का बी वाला। 41वां प्रश्न है आपका, भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, यह क्षेत्र भावर के दक्षिण में है। सेकंड, इस प्रदेश में भावर क्षेत्र में लुप्त नदियां धरातल पर प्रकट होती हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है। देखिए पहला वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। यह वाला क्षेत्र जो है भावर के दक्षिण में है और यहां पर आप ये देखेंगे जो भावर प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती हैं वो नदियां तराई में आकर प्रकट हो जाती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के प्राणियों का, वन्य प्राणियों का घर भी है। यहां पर दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी इसी में स्थित है। हालांकि यहाँ की जैव विविधता को और यहाँ की जो वनस्पतियों को बहुत हद तक काटा जा चुका है। उसका रीजन मैं आपको क्लास 9 में बता चुका हूं, क्योंकि आज़ादी के समय जो विस्थापन हुआ है लोगों का, उनको बसाने के चक्कर में सरकार ने इस क्षेत्र के अधिकतर जंगलों को कटवा दिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, उपरोक्त सभी। 42वां प्रश्न है आपका, मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां निम्न में से कौन कौन सी हैं? बालूरोधिका, विसर्प, गार्ज, गोखुर झीलें, गुम्फित नदियां। देखिए यहां पर प्रौढ़ावस्था शब्द लगा हुआ है, तो ध्यान देना ये शब्द जो है ये कई बार आपका जो आंसर होता है गलत करवा देते हैं। तो कहां पर प्रौढ़ावस्था लिखा है, कहां युवावस्था लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग स्थलाकृतियां बनती हैं। युवावस्था की जो आकृतियां बनती हैं उनमें गार्ज होते हैं, वी आकार की घाटियां होती हैं और गहरी गहरी अन्य जो घाटियां हैं वो सब युवावस्था में बनती हैं। प्रौढ़ावस्था में क्या है, नदी का जो वेग होता है वो मंद पड़ जाता है। नदी जो है इस तरह से बहने लगती है, यानी कि आप देखेंगे एक विसर्पी रूप में बहने लगती है और विसर्पी रूप में बहने की वजह से बालूरोधिका भी बनती है, विसर्प भी बनते हैं। गोखुर झीलें यानी विसर्प ये कट जाते हैं तो गोखुर झीलें बन जाती हैं। गुम्फित नदियां यानी जब इनके मार्ग में अवसाद जमा हो जाते हैं तो नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं और छोटी छोटी नदी की अन्य धाराओं में विभक्त हो जाती हैं, तो उनको गुम्फित नदियां कहा जाता है। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको बालूरोधिका, विसर्प, गार्ज नहीं, गार्ज जो है नदी की युवावस्था में बनने वाली आकृति है, स्थलाकृति है।
ना कि प्रौढ़ावस्था में। गोखुर झीलें, गुम्फित नदियां, ये सभी इसमें आ जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान जो है ये नदी द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए माना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 1, 2, 4 और 5। तो आंसर है आपका 42 का सी वाला। 43वां प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूर्व राजमहल पहाड़ियां, पश्चिम काठियावाड़ प्रायद्वीप, उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक, दक्षिण कार्डामम। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार जो है तिकोने आकार वाला कटाफटा भूखंड है। इसकी ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर के बीच में है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां और पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप नहीं बल्कि गिरी की पहाड़ियां, जो गिरी की पहाड़ियां हैं वो पश्चिम में, और दक्षिण में कार्डामम या इलायची पहाड़ियां जो हैं इसकी सीमा का निर्धारण करती हैं। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा 43 का बी वाला। 44वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं? पलायू पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार, मेघालय पठार। देखिए आपके प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारे पठार आ जाते हैं। वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार जो है अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार, यानी ये सभी इसमें आ जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 44 का डी वाला। 45वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्राकृतिक शिलाकृतियां प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती हैं? टॉर, ब्लॉक पर्वत, पर्वत स्कंद, छत्रक चट्टानें, नग्न चट्टान संरचना। देखिए ध्यान देना, यहां पर पूछा गया है प्रायद्वीपीय पठार में, यानी पठार वाला जो प्रायद्वीप का रीजन है उसमें कौन कौन सी शिलाकृतियां पाई जाती हैं वो पूछी जा रही हैं। तो इस क्षेत्र की मुख्य शिलाकृतियों में टॉर, ब्लॉक पर्वत, पर्वत स्कंद, भ्रंश घाटियां, नग्न चट्टान संरचना, इसके अलावा टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं, क्वार्टजाइट भित्तियां, ये सब शामिल हैं जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। वहीं छत्रक चट्टानें जो हैं ये आपके मरुस्थल की विशेषताएं होती हैं। छत्रक चट्टानें आपके मरुस्थल में पाई जाती हैं, ना कि पठार में। तो यहां पर आपका चौथा वाला जो विकल्प है वो गलत है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका बी वाला, केवल 1, 2, 3 और 5। 46वां प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान, अनिमंजन, भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे हैं। इसका प्रमाण है रिफ्ट घाटियां, टॉर, ब्लॉक पर्वत। भारत का प्रायद्वीपीय भाग इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंशों से प्रभावित है। और आप ये देखेंगे कि ये जो प्रक्रियाएं सब आती हैं ये आपके अंतर्जात बलों में आ जाती हैं, यानी जो अंदर से लगने वाले जो अंदरूनी पृथ्वी की क्रियाएं, अंदर से लगने वाले बल हैं, उन सब में क्रियाएं आ जाती हैं। इसकी वजह से आपको भ्रंश या विभंग देखने को मिलेंगे। तो इनसे रिफ्ट घाटियां और ब्लॉक पर्वत तैयार होते हैं। नर्मदा, तापी और महानदी जो है ये रिफ्ट घाटियों के उदाहरण हैं। वहीं ब्लॉक पर्वत में आपका सतपुड़ा जो है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। टॉर क्या है? टॉर के बारे में जानते हैं। टॉर जो है धरातली सतह पर चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप बनने वाली शिलाकृति है, यानी अपर्दन हो रहा है, अपर्दन से यह शिलाकृति बन रही है। तो अपर्दन किस में आ जाती है? अंतर्जात में नहीं आती है, अपर्दन आ जाती है बहिर्जात बलों में आ जाती है। अपर्दन को बहिर्जात बलों के अंतर्गत रखा जाता है, ना कि अंतर्जात के अंतर्गत। बाद बाकी रिफ्ट घाटियां, ब्लॉक पर्वत, ये सब अंतर्जात जो प्रक्रियाएं चल रही हैं धरती के अंदर उसकी वजह से बने हैं। टॉर जो है बहिर्जात प्रक्रियाओं की वजह से बने हैं, यानी कि अपर्दन की वजह से बने हैं। तो टॉर इसमें शामिल नहीं है। केवल 1 और 3 सही है। तो 46वें का आंसर है आपका ए, केवल 1 और 3। 47वां प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी। प्रायद्वीपीय पठार आपका कुछ इस प्रकार से है मैप पर, आप सबने देखा होगा। और आप सबको दिशा ज्ञान भी होगा, यानी दिशा ज्ञान में आपको ये ईस्ट होती है, ये आपकी वेस्ट है, ये आपकी नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। यानी कि इनके बीच में ये वाला जो हिस्सा है इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी। यहां पर आप देखेंगे प्रायद्वीप वाला जो रीजन है उसमें इस साइड में
खास करके जो आपका चंबल, भिंड और मुरैना वाला जो रीजन है ये नदी खड्ड के लिए फेमस है, उत्खाद भूमि के लिए फेमस है। तो ये उत्खाद भूमि जो है प्रायद्वीपीय पठार के नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है, यानी उत्तर पश्चिमी रीजन में पड़ती है। यानी उत्तर पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड पाए जाते हैं। चंबल, भिंड, मुरैना खड्ड ये इसके उदाहरण हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 47 का सी वाला। 48वां प्रश्न है अब आपका, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग और उत्तर पूर्वी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। आपको मैंने बताया था प्रायद्वीपीय पठार की अधिकतर नदियां पश्चिम से निकलकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। उसके कई रीजन हैं। पहली बात, जो प्रायद्वीपीय पठार का उच्चापक्ष है उसमें ये पश्चिम की ओर उठा हुआ है और पूर्व की ओर इसका ढाल कम हो जाता है। कुछ इस प्रकार से है, यानी यहां पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की जो ऊंचाई है ये पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, न कि पूर्व से पश्चिम। तो यहां पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। अब देखिए यहां पर सेकंड वाले कथन के लिए मुझे डमी मैप बनाना पड़ेगा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पर यह प्रायद्वीपीय पठार है और इसमें बोला गया है कि इसके पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, यानी इस साइड में ये आपका पूर्वी भाग हो गया और ये आपका उत्तर पूर्वी भाग हो गया, इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए काली मिट्टी वाला क्षेत्र कौन सा है। काली मिट्टी कहां पाई जाती है। जो क्षेत्र लावा चट्टानों से बना होगा वहां पर काली मिट्टी पाई जाएगी। लावा चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी वाला रीजन आपका महाराष्ट्र वाला रीजन है, ये रीजन है। यानी कि ये रीजन जो आपका है ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी रीजन है। तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग में नहीं, बल्कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपको अपने माइंड में मैप बनाना पड़ेगा। बेशक आप वहां पर पेपर पर ना बनाएं, लेकिन अपने माइंड में मैप बना के चलना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना वहां पर गलत कर आएंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर है आपका डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 49वां प्रश्न है अब आपका, पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है। यानी पश्चिमी घाट को यहां पर तमाम नाम दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा एक सही है। महाराष्ट्र, सह्याद्री, कर्नाटक, अन्नामलाई, केरल, कार्डामम या इलायची, तमिलनाडु, नीलगिरी। देखिए पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम मिले हैं। इसमें महाराष्ट्र में आपका सह्याद्री कहा जाता है और कर्नाटक और तमिलनाडु रीजन में इसको नीलगिरी कहा जाता है। कर्नाटक में इसको अन्नामलाई नहीं कहा जाता है, बल्कि कर्नाटक में इसको और तमिलनाडु में इसको नीलगिरी कहा जाता है। तो सेकंड वाला गलत हो गया। केरल में इसको कार्डामम या फिर अन्नामलाई कहा जाता है, यानी कार्डामम और इसके अलावा क्या है, अन्नामलाई भी इसको कहा जाता है। तो यहां पर आपका जो गलत वाला है वो है केवल सेकंड वाला। तो यहां पर सही कौन कौन से हैं, 1, 3 और 4। तो 49 का आंसर होगा आपका बी। केवल 1, 3 और 4 सही हैं, बाद बाकी आपका सेकंड वाला केवल गलत है। तो आंसर है बी। 50वां प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय पठार की चोटियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा है और यह अराकू वैली में स्थित है। देखिए बात करें प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी की, तो यहां की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित अनाईमुडी है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड सबसे ऊंची जो चोटी है इसकी वो डोडा बेटा है, और डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कहां पर, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं तो उनमें स्थित है। वहीं जो जिंदगाड़ा है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यानी ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अराकू वैली पड़ती है आपकी आंध्रा रीजन में, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। तो ये वहां पर स्थित है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन जो है गलत है, स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला वाला सही है। तो 50 का आंसर है आपका ए, केवल 1।
51वां प्रश्न है अब आपका, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। सेकंड, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। अगला है पश्चिमी घाट सतत है और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। देखिए, अगर मैं आपको यहां पर इसका उच्चावच समझाने का प्रयास करूं तो ये इसका उत्तर मान लेते हैं और ये इसका दक्षिण मान लेते हैं। तो देखिए, इसका हाल ये है कि इसकी जो ऊंचाई है ये ऐसे करके उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, यानी ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर घटती नहीं है बल्कि ये बढ़ती जाती है। तो यहां पर पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है और ये पूर्व की ओर जाती हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, भीमा, तुंगभद्रा, ये इनके उदाहरण हैं। पश्चिमी घाट सतत है और इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में पूरी एक श्रृंखला है पहाड़ी की, सीधी सीधी, इसमें कोई भी कटफट नहीं है। बीच बीच में कुछ दर्रे जरूर हैं जिसके जरिए इसको पार किया जा सकता है, जैसे थाल घाट। तो थाल घाट जो है पश्चिमी घाट का एक प्रमुख दर्रा है और ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। पालघाट जो है, पालघाट आपका पश्चिमी घाट में केरल राज्य में अवस्थित है और ये नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में जो रूट है वो प्रदान करता है। इसके अलावा भोरघाट दर्रा जो है ये भी महाराष्ट्र में है। ये जो है आपका मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ये कुछ प्रमुख दर्रों के उदाहरण हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है, केवल 2 और 3 सही है। तो आंसर है आपका बी, केवल 2 और 3। 52वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं? अन्नामलाई, नीलगिरी, नल्लामाला, कार्डामम, जाबादी। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों में महाराष्ट्र की सह्याद्री, कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियां आती हैं। वहीं पूर्वी घाट में आप देखेंगे तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों में जाबादी आ जाती है। इसके अलावा पालकोंडा है, इसमें नल्लामाला है और महेंद्रगिरी पहाड़ियां जो है पूर्वी पहाड़ियां हैं। यानी अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डामम ये सभी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 1, 2 और 4, केवल 1, 2, 4। तो आंसर है 52 का सी वाला। 53वां प्रश्न है आपका, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? कार्डामम इलायची पहाड़ियों में, नन्नामल्ला पहाड़ियों में, पालकोंडा पर्वत श्रेणी में, नीलगिरी पहाड़ियों में। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में नीलगिरी की पहाड़ियों में आकर मिलते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 53 का डी वाला। 54वां प्रश्न है आपका, प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूभाग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। अगला है मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ियों तक है। अगला है पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है, जो ब्लॉक पर्वत का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर हम मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को डिवाइड करें तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, इसे मध्य उच्च भूभाग के नाम से जाना जाता है। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार जो है राजमहल की पहाड़ियों तक है। इसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर का पठार खनिजों का भंडार है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। तीसरा वाला कथन गलत है। देखिए, पश्चिम में अरावली पर्वत मध्य उच्च भूभाग की सीमा बनाता है और यह एक ब्लॉक पर्वत नहीं है बल्कि अवशिष्ट पर्वत है। यह आपका अवशिष्ट पर्वत है, ना कि ब्लॉक पर्वत। यानी कि यह काफी हद तक अपरदित है और इसकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का जो विस्तार है वो जैसलमेर तक है और यहां पर आपको अनुदैर्ध्य, रेत के टिब्बे और चापाकार, जिसको बरकान आकृतियां बोलते हैं, वो देखने को मिल जाएंगी। तो यहां पर आपका केवल 1 और 2 सही है। तो आंसर है आपका 54 का ए, केवल 1 और 2। 55वां प्रश्न है आपका, मेघालय के पठार का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है।
अगला है मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते। अगला है मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। देखिए, बात करें मेघालय पठार की तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है कि मेघालय पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, यानी कि इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने की वजह से राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच में एक भ्रंश घाटी बन गई थी और बाद में ये जो घाटी है नदियों के द्वारा जो लाई हुई जलोढ़ के द्वारा पाट दी गई है। आज मेघालय पठार कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे लिखा गया है कि मेघालय पठार में कोई खनिज निक्षेप नहीं पाए जाते हैं। नहीं, छोटा नागपुर पठार की तरह ही मेघालय पठार में अभी कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार मिलता है। मेघालय के पठार अति अपरदित पठार है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ पर वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आंसर है आपका सी, यानी कि केवल 1 और 3। 56वां प्रश्न है आपका, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां और जैंतिया पहाड़ियां। इस विभाजन का आधार है वनस्पतियां, वर्षा की मात्रा, प्रशासनिक सुगमता, जनजातियां। देखिए, मेघालय को पठार को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि ये जनजातियों के आधार पर बांटा गया है। तो आंसर है आपका डी, और आपको इसी क्रम में याद रखना होगा, यानी कि ये क्रम पश्चिम से पूर्व में है क्रम, यानी आपको बीच में इधर उधर नहीं करना है। गारो, खासी, जैंतिया, यानी इसी के अकॉर्डिंग पहाड़ियों पर ये जनजातियां पाई जाती हैं। गारो पहाड़ियों पर गारो जनजातियों की बहुलता है, खासी पहाड़ियों पर खासी जनजातियों की और जैंतिया पहाड़ियों पर जैंतिया की। उन्हीं के आधार पर इनका नामांकन कर दिया गया पहाड़ियों का, गारो, खासी, जैंतिया। तो आंसर है 56 का यहाँ पर डी वाला। 57वां प्रश्न है आपका, बरकान स्थलाकृति का संबंध निम्न में से किससे है? मैदानी क्षेत्र, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। बरकान जो है ये मरुस्थल की विशेषता है। अनुदैर्ध्य रेतीले टीले को बरखान कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 57 का बी वाला। 58वां प्रश्न है आपका, भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। यह माना जाता है कि सेनोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। देखिए, भारतीय मरुस्थल जो है ये आपकी अरावली रेंज के उत्तर पश्चिम में, यानी इस साइड में पड़ता है। आपकी किताब में उत्तर पूर्व लिखा हुआ है, जो कि गलत है, और संभवतः आपको मैंने जो नोट्स बनवाए हैं वहां पर भी उत्तर पूर्व लिखवाया है, उसको आप सही कर लेना। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर वार्षिक वर्षा जो है 150 मिलीमीटर से कम होती है, यानी कि यहां की जलवायु शुष्क है। शुष्क जलवायु होने की वजह से ये क्षेत्र वनस्पति रहित है, यानी यहां पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। तो सेकंड वाला कथन भी यहां पर सही है। बताया गया है कि यह क्षेत्र सेनोजोइक काल से जुड़ा हुआ है और सेनोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। अब देखिए, आपकी अगली वाली जो पुस्तक है उसमें हम ये काल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर कौन कौन से कालक्रम रहे हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सेनोजोइक का मतलब होता है नवजीवन काल, नवजीवन काल होता है। इसकी जो अवधि आंकी गई है वो वर्तमान से लेकर, यानी आज से लेकर कब तक, 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक आंकी गई है। यानी आज से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक का जो समय है ये नवजीवन काल में आ जाता है, सेनोजोइक में आ जाता है। सेनोजोइक से पहले की जो अवस्था है वो मेसोजोइक बोली जाती है, मेसोजोइक। और मेसोजोइक पीरियड 6.5 करोड़ से लेकर 24.5 करोड़ साल पहले तक माना जाता है। मेसोजोइक पीरियड में आपके क्रिटेशियस आ जाता है, जुरैसिक आ जाता है, ट्रियासिक आ जाता है। यानी जो आपने डायनासोर वगैरह देखे हैं वो मेसोजोइक पीरियड में आते हैं। डायनासोर के जो आपने कहानी किस्से या उनके जीवाश्म देखे हैं वो मेसोजोइक पीरियड के प्राणी थे। आपके भारत में, आपके जैसलमेर रीजन में जो आपके डायनासोर वगैरह हैं इनके अवशेष भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा समुद्र के जो जीव हैं उनके अवशेष भी देखने को मिलते हैं। इससे ये बात पुष्ट हो जाती है कि ये क्षेत्र मेसोजोइक काल में समुद्र का हिस्सा था। इसके अलावा यहाँ पर डायनासोर भी कभी हुआ करते थे। आपके जैसलमेर के आकल में काष्ठ जीवाश्म पार्क, इसके अलावा
जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास समुद्री निक्षेप देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र सेनोजेक काल से नहीं है बल्कि मेसोजेक काल से जुड़ा हुआ है, और इसी वजह से यहां पर यह समुद्र का हिस्सा भी था और यहां पर डायनासोर भी हुआ करते थे। तो यहां पर आपका एक और दो कथन सही है, तो आंसर है 58 का ए, केवल एक और दो। 59वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन सी शिलाकृतियां भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं? स्थानांतरी रेतीले टीले, क्वार्टजाइट भित्तियां, छत्रक चट्टाने, मरुद्यान। देखिए, स्थानांतरी रेतीले टीले, छत्रक चट्टाने, मरुद्यान, ये सभी आपके मरुस्थल की विशेषताएं हैं। क्वार्टजाइट भित्तियां जो हैं ये प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ी हुई हैं, प्रायद्वीपीय संरचनाओं से जुड़ी हुई हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला नहीं है, 1, 3 और 4 सही है, तो आंसर है आपका 59 का सी, केवल 1, 3 और 4। 60वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है? ढाल के आधार पर भारतीय मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है, सिंध और कच्छ के रन का की ओर वाला। सेकंड है, मरुस्थल के उत्तरी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। देखिए, ढाल के आधार पर आपके भारतीय मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रन की ओर ढाल वाला जो भाग है वो दक्षिणी भाग बोला जाता है। तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में, यानी उत्तरी भाग में नहीं, इसके दक्षिणी भाग में लूनी नदी बहती है, और ये नदी जो है समुद्री मुहाने तक नहीं पहुंच पाती है, कच्छ के रन में ये विलीन हो जाती है, कच्छ के दलदल में ये विलीन हो जाती है, यानी कि ये अंतःस्थलीय अपवाह का एक उदाहरण है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है 60 का ए, केवल 1। 61वां प्रश्न है अब आपका, प्लाया झील के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला है, न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में अंतःस्थलीय अपवाह बेसिन का निम्न भाग प्लाया कहलाता है। प्लाया झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक बनाया जाता है। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। आपके जो न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, यानी खास करके जो मरुस्थल होते हैं, तो मरुस्थलों में वायु के चलने से, रेत के अपघर्षण से जो आपका गड्ढा टाइप तैयार हो जाता है, वहां पर जल भर जाता है, तो उसको प्लाया कहते हैं। तो न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में अंतःस्थलीय अपवाह बेसिन का निम्न भाग प्लाया कहलाता है। ये आपकी किताबी लैंग्वेज है, आपकी किताब में ही दिया हुआ है ये लैंग्वेज के रूप में, बल्कि आसान भाषा में अगर समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि जब जो आपके मरुस्थल हैं उनमें हवा चलती है, हवा चलने की वजह से जो रेत का अपघर्षण होता है, अपघर्षण से वहां पर गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढों में जल भर जाता है, तो उसको प्लाया कहते हैं। प्लाया झीलों का जो जल होता है वो खारा होता है जिससे नमक बनाया जाता है। तो यहां पर सेकंड वाला कथन भी सही है। प्लाया जो होते हैं परमानेंट नहीं होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, यानी ये यदा कदा बन जाते हैं, ऐसा नहीं है हमेशा बने रहते, नहीं, और जरूरी नहीं है कि एक स्थान पर ही बने, कहीं भी बन सकते हैं प्लाया। तो यहां पर 1 और 2 दोनों ही सही है, तो आंसर है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। 62वां प्रश्न है आपका, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला है, पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर तथा दक्षिण में संकीर्ण है। सेकंड, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण हैं। अगला है, पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। देखिए, पहला वाला कथन गलत है। अगर मैं पश्चिमी तटीय मैदान की स्थिति समझाऊं तो पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर से दक्षिण में फैले हुए हैं इस तरह से, और इनकी स्थिति कुछ इस तरह से है। देखिए, ये मैदान है और ये बीच में ऐसे संकीर्ण हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे समझ सकते हैं आप। ये ऐसे हो गया, बीच में संकीर्ण हो गया, और यानी आप देख रहे हैं उत्तर और दक्षिण में क्या है, चौड़े हैं, लेकिन बीच वाला रीजन इनका जो है संकीर्ण है। जबकि यहां पर इसका उल्टा लिखा हुआ है, यहां पे बताया गया है पश्चिमी तटीय मैदान में मध्य में चौड़े हैं लेकिन उत्तर दक्षिण में संकीर्ण है। नहीं, उत्तर दक्षिण में चौड़े हैं लेकिन मध्य में ये संकीर्ण है, कुछ इस प्रकार से है। सेकंड वाला कथन यहां पे बिल्कुल सही है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये जलमग्न है, पूरी तरह से जल से डूबे हुए हैं, और जलमग्न होने की वजह से ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं, यानी यहां पर आपको बहुत सारे बंदरगाह देखने को मिल जाएंगे। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि पश्चिमी जो घाट है काफी ऊंचाई पर है, और ऊंचाई पर होने की वजह से यहां से जो नदियां गिरती हैं वो एस्चुअरी बनाती हैं, ना कि डेल्टा। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर केवल 2 और 3 कथन सही है, तो आंसर है 62 का बी, केवल 2 और 3।
63वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में कहा गया है पश्चिमी तट पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। कारण, पश्चिमी तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। देखिए यहां पर कथन और कारण दोनों सही हैं। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। यहां पर बहुत सारे बंदरगाह हैं जिसमें कांडला, मझगांव, जवाहरलाल नेहरू, न्हावा शेवा, मरमगांव, मैंगलोर, कोचीन, ये यहां के प्रमुख बंदरगाह हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 63 का ए वाला। 64वां प्रश्न है आपका, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गुजरात, काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र, कोंकण तट, कर्नाटक, मालाबार तट, केरल, कोरोमंडल तट। देखिए गुजरात और इसका कक्ष वाला रीजन, इसको काठियावाड़ तट बोला जाता है, तो पहला वाला यहां पर सही है। महाराष्ट्र और गोवा का जो समुद्री तट है उसको कोंकण तट कहा जाता है, तो यहां पर आपका बी वाला सही है। कर्नाटक और केरल का जो समुद्री तट है उसको मालाबार तट कहा जाता है, जबकि कोरोमंडल तट जो है ये तमिलनाडु का जो समुद्री रीजन है उसको बोला जाता है। तो यहां पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा, तो यहां पर आंसर है 64 का डी वाला। 65वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तूतीकोरिन, न्हावा शेवा, मैंगलोर, पारादीप, कांडला। देखिए तूतीकोरिन जो है पूर्वी तट का बंदरगाह है और ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। न्हावा शेवा जो है महाराष्ट्र में स्थित है और न्हावा शेवा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण जो है मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। मैंगलोर की बात कर लेते हैं, तो मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है और कुद्रेमुख की जो खाने हैं यहां से निकलने वाला लौह अयस्क इसी के जरिए निर्यात किया जाता है। पारादीप की बात कर लेते हैं, तो देखिए पारादीप जो है ये ओडिशा का बंदरगाह है, यानी पूर्वी तट का बंदरगाह है, पश्चिमी तट का नहीं है, तो चौथा वाला भी नहीं है। कांडला जो है गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित एक ज्वारी बंदरगाह है, तो यहां पर आपका सही आंसर है 2, 3 और 5। तो आंसर है आपका यहां पर 65 का सी वाला, केवल 2, 3 और 5। 66वां प्रश्न है आपका, कयाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला है कयाल काठियावाड़ तट की विशेष स्थलाकृति है। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंत्यस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। देखिए कयाल जो है काठियावाड़ तट की नहीं बल्कि मालाबार तट की एक विशेष स्थलाकृति है, मालाबार तट की, ना कि, और मालाबार तट का मतलब आप जानते हैं केरल वाले रीजन की एक विशेष स्थलाकृति है। इसका प्रयोग मछली पकड़ने और अंत्यस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। कयाल जो है पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। केरल में हर साल प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी, जिसको बल्लम कल्ली या नौका दौड़ के रूप में भी जाना जाता है, तो ये पुन्नमदा कयाल है एक, यानी केरल में कयाल है पुन्नामदा, यहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पुन्नामदा कयाल में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है, केवल पहला वाला गलत है, तो आंसर है यहां पर आपका 66 का बी, केवल सेकंड। 67वां प्रश्न है अब आपका, भारत के पूर्वी तट के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला है पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं। सेकंड, पूर्वी तट पर बहने वाली नदियां यहां पर लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। पूर्वी तट पर पत्तनों एवं पोताश्रय का विकास करना मुश्किल होता है। देखिए बात की जाए हमारे पूर्वी तट की, तो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है, तो पहला वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहां लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इनमें आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा यहां पर शामिल हैं। ये जो तट है ये उभरा होने के कारण यहां पर पत्तन और पोताश्रय कम है, तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर तीनों ही सही है, तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। 68वां प्रश्न है अब आपका, भारत के द्वीप समूहों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है? भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 36 द्वीप हैं। अगला है
अरब सागर में 572 द्वीप हैं और इनमें से 110 पर मानव आवास है। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, जिनमें एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है। बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह है यहां पर 572 द्वीप हैं, 572 द्वीप है, ना कि 36, जिनमें अंडमान और निकोबार प्रमुख हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है, इसमें 36 द्वीप हैं, जिनमें से 11 पर जीवन है, यानी 11 पर लोग निवास करते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी गलत है, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है 68 का ए, केवल 1। 69वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कुछ पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। सैडल पीक, माउंट डियोबोली, माउंट कोयोब, माउंट थ्रिलर, उपरोक्त पर्वत चोटियां अवस्थित हैं। यानी ये पर्वत चोटियां कहां अवस्थित हैं? पूर्वी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पर, पश्चिमी घाट पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, लक्षद्वीप द्वीप समूह पर। देखिए ये सभी चोटियां जो हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित हैं। आपकी इसमें जो सैडल पीक है या सैडल चोटी है ये आपके उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। तो आपका उत्तरी अंडमान है ये वहां पर है, लिख देता हूं मैं यहां पर, उत्तरी अंडमान में है। माउंट डियोबोली जो है ये मध्य अंडमान में है, मां लिख के मैं अंडमान लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझ जाएंगे आप। माउंट कोयोब जो है ये आपकी दक्षिणी अंडमान में है। वहीं माउंट थ्रिलर जो है ये आपकी निकोबार पर है, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। तो यहां पर आपका आंसर मैंने पहले ही बता दिया है, आंसर है आपका यहां पर 69 का सी वाला, 69 का सी। 70वां प्रश्न है अब आपका, भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी निम्न में से किस द्वीप पर अवस्थित है? अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप द्वीप समूह में या न्यू मुरे द्वीप समूह में? देखिए भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी जो है ये बैरन द्वीप पर स्थित है। द्वीप है बैरन द्वीप, तो बैरन द्वीप पर अवस्थित है ये। और देखिए एक मजे की बात मैं बताता हूं, आपकी जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं ये भी बिल्कुल सही नहीं होती हैं, इनमें भी गलतियां होती हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में निकोबार द्वीप समूह बताया गया है, जबकि आप अगर स्टैंडर्ड बुक उठाकर देखेंगे तो वहां पर अंडमान द्वीप समूह का जो मध्य अंडमान वाला पोर्शन है उसके पूर्व में ये बैरन द्वीप पड़ता है। यानी मध्य अंडमान के पूर्व में ये रीजन पड़ता है, जहां पर ये पड़ता है, दे रहा हूं मैं, मध्य अंडमान के पूर्व में ये बैरन द्वीप पड़ता है, वहां पर ये ज्वालामुखी देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड बुक में ये बताया गया है, जबकि एनसीईआरटी में गलती है। तो आप ये गलती सुधार लेना, जो चीज हम लोग नोट्स में गलत कर गए हैं वो चीजें हम यहां पर सुधार सकते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 70 का ए वाला, यानी अंडमान द्वीप समूह का जो बीच वाला मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप पर यह ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। 71वां प्रश्न है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शंकुधारी वन, पर्णपाती वन, सदाबहार वन, कांटेदार वन। अंडमान निकोबार द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है और भूमध्य रेखी प्रकार की यहां पर वनस्पति उगती है, यानी कि यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहां पर आंसर है 71 का सी वाला। 72वां प्रश्न है आपका, लक्षद्वीप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। सेकंड, 10 डिग्री चैनल इस द्वीप को 2 भागों में बांटता है। अगला है इस द्वीप समूह के उत्तर में कनानोरे द्वीप और दक्षिण में अमीनो द्वीप स्थित है। देखिए पूरा द्वीप जो है ये प्रवाल एक जीव होता है उससे बना हुआ है, उसके खोल से बना हुआ है। तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 10 डिग्री चैनल इसको 2 भागों में बांटता है। इसका उत्तरी वाला जो हिस्सा हो जाएगा, 10 डिग्री से बांट दिया गया, इसका ऊपर उत्तरी वाला जो हिस्सा होगा वो अमीनो द्वीप है उत्तर वाला, और दक्षिण वाला जो है कनानोरे है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, थर्ड वाला गलत है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है इस द्वीप समूह के उत्तर में कनानोरे और दक्षिण में अमीनो है। नहीं, उत्तर में अमीनो है और दक्षिण में कनानोरे है। तो यहां पर आपका 1 और 2 सही है, तो आंसर है 72 का ए, केवल 1 और 2। अब देखिए कुछ चीजें और हैं, जैसे 9 डिग्री चैनल जो यहां पर है, 9 डिग्री चैनल जो है
ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। 8 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 72 का ए वाला, केवल 1 और 2। 73वां प्रश्न है अब आपका, पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप द्वीप समूह में, न्यू मूर द्वीप समूह में, या भारत और श्रीलंका के बीच? पिटली द्वीप जो है ये लक्षद्वीप द्वीप समूह का ही एक पार्ट है और यहां पर मनुष्य का आवास नहीं है, यहां पर एक पक्षी अभयारण्य है। यहां पर सही आंसर है 73 का बी वाला। 74वां प्रश्न है अब आपका, करेवा भू आकृति कहां पाई जाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय? करेवा भू आकृति जो है आपकी ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है और आपको पता ही होगा कि इसमें केसर की खेती की जाती है। तो यहां पर सही आंसर है 74 का घा वाला। 75वां प्रश्न है अब आपका, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी, अंडमान सागर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 75 का खा वाला। 76वां प्रश्न है अब आपका, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? नीलगिरी, कार्डामम, नल्ला मल्ला, अनामलाई? डोडा बेटा चोटी प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड चोटी है, यानी दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है और ये नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो यहां पर सही आंसर है 76 का वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।